हेलो फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 2026 ये वो डेट है जब इंडिया में एक बहुत बड़ा टैक्सेशन का रिफॉर्म हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का पूरा एक्ट जो इतने सालों से डिकेड आफ्टर डेकेड चला आ रहा था वो खत्म हो गया और एक पूरी तरीके से नया एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। जो पुराने टैक्स कंसल्टेंट थे, जो पुराने जिनको पुरानी लॉ की नॉलेज थी, उनके मन में एक डर कि अब नया एक्ट आ गया है, कैसे पढ़ेंगे। जो नया एक्ट सीखने के लिए मतलब इंटरेस्टेड है, उनके मन में क्वेश्चन कि सर हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये जो नया लॉ है ये टफ है, ये इजी है, ये मतलब क्या है क्या ये। तो सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर के मैं आया हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से हमारी ये ब्यूटीफुल जर्नी जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। और आज अगर मैं कहूँ तो आज है हमारा लेक्चर, आज हम इसको बोलेंगे डे 01। तो आज हमारा ये जो न्यू इनकम टैक्स का एक्ट है, जो कि हमें पता है कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो चुका है। सर कब से एप्लीकेबल हो चुका है? सर ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2026। दैट मीन्स आज 7 मई को जब हम लोग हैं तो पूरे इंडिया में वो जो पुराना वाला एक्ट है ना 1961 वो एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग हैं एक बिल्कुल ही न्यू एरा में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको मैं सिर्फ एक चेंज ऑफ एक्ट नहीं बोलूंगा, बिकॉज यहाँ से आप देखोगे सब कुछ बदलने वाला है। ना सिर्फ लॉ बदल रहा है, टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने के तरीके बदल रहे हैं, लॉ को समझने का तरीका बदल रहा है। और अभी जो नया एक्ट आया है ना, इसमें आप देखोगे कि चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है। और क्यों किया गया हुआ है, उसकी उसका रीजन क्या था, उसकी नीड क्या, आगे सब डिस्कस करेंगे कि बैच कैसे आगे चलेगा, हम इस एक्ट को कैसे समझेंगे, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होता है, सर ये क्लासेस किसके लिए है? तो ये क्लासेस है सर, चाहे आप टैक्स प्रोफेशनल हो तो भी, आप स्टूडेंट्स हैं, आप सीखना चाह रहे हैं तो भी ये बैच आपके लिए है। आप एक बिजनेसमैन है, ना आप टैक्स कंसल्टेंट है ना आप स्टूडेंट्स है, बट आप बिजनेस करते हो तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। तो उसके लिए भी ये बैच है। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर आप टैक्स ऑफिसर हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो भी ये बैच आपके लिए होने वाला है। बिकॉज ये बैच जो होगा वो जीरो से मतलब बिगिनर टू एडवांस लेवल हम इसमें कवर करने वाले हैं। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको जीरो नॉलेज है, तो ये जो बैच चलेगा, ये जो पूरा हमारी जर्नी होने वाली है, इसमें हम जीरो से शुरुआत करेंगे। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस पूरे क्लासेस का, इस पूरे बैच का? तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो नया एक्ट आ गया है, इसको जो हवा बनाया गया है, इसका जो फियर है, इसको दिमाग से निकाला जाएगा। और ये बताया जाएगा कि एक्ट को समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी एक्ट है। एक्ट के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे और उसके लिए जरूरी है कि हम ओल्ड सेक्शंस और न्यू सेक्शंस को, दोनों एक्ट को आपस में अच्छे से कनेक्ट कर पाए। फिर सिर्फ जैसे कि मैंने पहले भी अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं निकल जाएंगे। हम इस बैच में डिस्कस करेंगे कि नए एक्ट आने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है एज अ टैक्स कंसल्टेंट। जो पुराने टैक्स कंसल्टेंट हैं, अगर उनको अपने आप को रेलेवेंट रखना है तो उन्हें क्या करना होगा, और जो नए कंसल्टेंट आने की सोच रहे हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस बैच के बाद हम ये मेक श्योर करेंगे कि आप अपनी टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। और तब तक कॉर्पोरेट मित्रा भी आ चुका होगा, तो उसके लिए भी हमें आपको रेडी रहना है। तो ये होगा इस पूरे बैच का मेन ऑब्जेक्टिव। तो 1 अप्रैल से सिर्फ इनकम टैक्स का लॉ नहीं चेंज हुआ है सर, टैक्स प्रैक्टिस करने की पूरी परिभाषा बदल चुकी है, पूरी लैंग्वेज बदल चुकी है। जो इस लैंग्वेज को जितना जल्दी समझ पाएगा ना, आप देखोगे आने वाले 5 से 6 सालों में, 5 से 10 सालों में वो लीड करेगा। देखिए, एक होता है कोई काम को करना, एक होता है किसी काम में एक्सपर्ट बनना। तो अभी जो टाइम है ना, सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट नहीं बनना है, हमें बनना है टैक्स एक्सपर्ट। तो टैक्स एक्सपर्ट बनने के लिए ना, हमें चीज़ों को ना सिर्फ समझना आना चाहिए बल्कि समझाना भी आना चाहिए। बिकॉज अभी एक्ट बदल चुका है, क्लाइंट का कॉल आएगा आपके पास, तो वो सिर्फ आपके क्वेश्चन, जो उसका क्वेश्चन होगा, जो भी उसका डाउट होगा, वो सिर्फ आंसर नहीं पूछेगा,
वो आपसे उसकी अंडरस्टैंडिंग पूछेगा, सर इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मेरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होगा। तो वो कब आप कर पाओगे? अपने आंसर से, अपने प्रेजेंटेशन से, जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी। तो हमें इस बार सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस तरह से पढ़ना है कि हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें प्रैक्टिस में, जो हमसे मतलब जिससे हमारी प्रैक्टिस ग्रो हो सके। ठीक हो गया सर? अच्छा, तो देखिए, आप एक मिथ को अपने दिमाग से हटा दीजिए। वो मिथ क्या है सर? कि पूरा लॉ बदल चुका है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बज़ बन रहा है कि सर पूरा लॉ बदल चुका है, पुरानी नॉलेज पूरी तरीके से वेस्ट हो चुकी है, सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नया एक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। ये सब मिथ है। आप देखो ना, अगर आपने बजट की स्पीच सुनी होगी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने बोला था कि वो लॉ की लैंग्वेज को ईज़ी करने के लिए, जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए, और जो लेंदी इतना लॉ था इतना बड़ा, उसको शॉर्ट छोटा करने के लिए, ताकि सबको समझ में आ जाए, इसलिए नया एक्ट आ रहा है। कहीं पर भी उसमें ये वर्डिंग नहीं थी कि पूरा एक्ट बदलने वाला है। तो पूरा एक्ट तो नहीं बदला है। सर क्या पुरानी नॉलेज वेस्ट हो गई? नहीं। एक्ट की लैंग्वेज ईज़ी हुई है, तो जिनके पास पुरानी नॉलेज है, उनके पास एक एडवांटेज तो है, वो मानना पड़ेगा। उनके लिए नया एक्ट समझना एज़ कंपेयर टू जो बिल्कुल ही न्यू है, उसके कंपैरिज़न में ईज़ी है। वो जल्दी से चीज़ को समझ सकते हैं, बिकॉज़ उनको ओल्ड एक्ट की नॉलेज है। तो पुराना जो नॉलेज बेस है, वो पूरी तरीके से वेस्ट नहीं हुआ है। बहुत मदद मिलने वाली है न्यू एक्ट को समझने में। सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं। सेक्शंस चेंज हुए हैं, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कुछ जगहों पर लैंग्वेज चेंज हुई है, लेकिन चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं। वही 5 हेड है, वही टीडीएस की प्रोविज़न, वही डिडक्शन, वही बेसिक डेफिनिशन, तो सब कुछ वही होने वाला है। बस जो है सेक्शन बदल गए हैं, डेफिनेशन बदल गई है, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो सब कुछ नहीं बदला है, वो ध्यान दीजिएगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है नया एक्ट, जब हम इसको पढ़ाएँगे तो आपको पता चलेगा कितना ईज़ी है, पहले से कितना ईज़ी हो चुका है। ठीक है सर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को, जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ले रखी है, उनको 2 चीज़ें मिल गई होंगी। आप कन्फर्म करिए कमेंट सेक्शन में। एक तो ये हमारी जो बुक है, इनकम टैक्स की जो हमारी हैंडबुक है, जिसमें हमने पूरे एक्ट को बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में कवर करा हुआ है, ये आपको मिल गई होगी, क्योंकि हमारी जो जर्नी होने वाली है, जो हम पढ़ाएँगे वो इसी बुक से ही हम पढ़ाने वाले हैं। तो एक तो ये आपके पास होनी चाहिए, आपको मिल गई होगी। दूसरा आपको मिला होगा ये हमारा जो बेयर एक्ट है वो, जिसे हम क्रॉस रेफ़रेंस ले सकें। तो एक तो ये आपको बेयर एक्ट मिल गया होगा, और एक हमारी बुक आपको मिल गई होगी, क्योंकि हमारी जर्नी इसी से ही शुरू होने वाली है। ठीक हो गया सर? अच्छा, पुराना एक्ट ऐसा क्या कमी हो गई कि उसको हटाना पड़ गया और न्यू एक्ट को लाना पड़ गया? ये जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि नया एक्ट आया क्यों है, तो हम पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले देखिए, 800 से भी ज़्यादा सेक्शंस थे पुराने एक्ट में, जो 1961 का एक्ट था, उसमें 800 प्लस सेक्शंस थे, और 4000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके थे। ऑब्वियस सी बात है, 1961 से चला आ रहा था, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, तो 4000 से ज़्यादा बार वो चीज़ें बदल चुकी थी। अब आप सोचो, एक्ट जब बना होगा तब वो सिंपली होगा, अमेंडमेंट हो के नई डेफिनेशन, सेक्शन, सब रूल, ठीक है, वो सब ऐड होते-होते, प्रोविज़ो ऐड होते-होते क्या हालत बची होगी 1961 की। तो नीड तो थी चेंज करने की। अब क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें सेक्शंस थे, फिर सब सेक्शंस थे, उसकी अलग डेफिनेशन थी, प्रोविज़ो अलग था, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि उसकी वजह से लिटिगेशन होते थे। आधे से ज़्यादा जो केसेस थे ना डिपार्टमेंट में, वो इस वजह से थे कि लॉ समझ में नहीं आता। डिपार्टमेंट उसका मतलब कुछ और निकाल रहा है, टैक्स पेयर उसका मतलब कुछ और निकाल रहा है, सालों-साल केस चल रहा है। क्या मतलब बन रहा है? तो उससे अच्छा ये था कि अब उन चीज़ों को, जो कन्फ्यूज़न था, जो ऐसी लैंग्वेज थी समझ में नहीं आ रही थी, हटा दिया, इससे लिटिगेशन कम हो जाएगा। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और अब आप सोचो, 1961 का टाइम है, अब आप इमेजिन करो, आज एआई चल रहा है। एआई छोड़िए, लैपटॉप लैपटॉप छोड़िए, डेस्कटॉप छोड़िए, वो बड़े-बड़े हेवी डेस्कटॉप जो आते थे, वो भी छोड़िए। 90s से पहले तो कंप्यूटर भी नहीं था, पेपर
से काम होता था। टैक्स की फाइलिंग सब ऑफलाइन, हाथ से लिखना पड़ता था सर। टाइपिंग छोड़िए, टाइपराइटर भी नहीं, टाइपराइटर से भी पहले जब हाथ से लिखा जाता था, उस समय आया था ये एक्ट। टाइम कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, आज भी वही एक्ट। तो चेंज की नीड तो बहुत मतलब थी, वो चेंज हो गया बिकॉज आज का जो एक्ट है वो जितने भी डिजिटलाइजेशन है, जितने भी डिजिटल एसेट है, डिजिटल करेंसी, जो भी चेंज हो चुका है सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये एक अपने आप में एक मच नीडेड आप कह सकते हो चेंज था जो कि हुआ। अब नया एक्ट आ गया, कहाँ 800 प्लस सेक्शन थे, कहाँ इसमें सिर्फ 536 सेक्शन है। चैप्टर्स में डिवाइडेड है, सिर्फ 23 चैप्टर्स है और अलग से 16 शेड्यूल्स है बस। तो इतनी इजी लैंग्वेज कर दी गई है, जो डेफिनेशन बार बार आ रही थी उसको मतलब कम करके एक ही जगह पर उसको समराइज कर दिया गया हुआ है। और यहाँ पर जो जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, डिजिटल एसेट हो गई, उसको ध्यान में रखते हुए एक्ट को उस एक्ट में उसके लिए अलग से प्रोविजंस अलग से जगह दी गई है। अच्छा सर, तो अगर मोटा मोटा कंपैरिजन करें तो जो पुराना एक्ट था उसमें 800 प्लस सेक्शंस थे, जबकि न्यू एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं 536 सेक्शंस। चैप्टर 47 थे जो जस्ट आधे हो गए हैं 23 चैप्टर्स, मतलब 23 चैप्टर्स हैं। ईयर का कॉन्सेप्ट पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर था, वो बदल चुका है, खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ सिंगल टैक्स ईयर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। पहले कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज हुआ करती थी, अभी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरा एक्ट डिफाइन किया गया है। उसी तरह जो टीडीएस का स्ट्रक्चर था, पहले हर एक टीडीएस के लिए अलग अलग सेक्शन था, अभी 2 सेक्शन में पूरा टीडीएस को डिफाइन कर दिया गया है। हेडेक ही नहीं है कि आपको अलग-अलग सेक्शन याद रखने हैं। डिजिटल एसेट के लिए पहले एक्ट में कोई जगह ही नहीं थी और कैसे होती, इतना पुराना एक्ट था। इस बार जो नया एक्ट आया है इसमें उस डिजिटल एसेट के लिए प्रॉपर प्रोविजन दिए गए हैं। उसी तरह टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो ज़माना था जब पेपर का एरा था, जब पेन पेंसिल से काम हुआ करते थे, तो आज के टाइम में पूरा रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है और आज के हिसाब से इस एक्ट को लिखा गया है। टैक्स पेयर के लिए भी कहा गया है कि और ज़्यादा प्रोटेक्शन है। पहले आपके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि अ, कुछ भी इन्फोर्स करने से पहले नोटिस आएगा ही आएगा। बट अभी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोविज़न, कोई भी पेनल्टी, कोई भी लीगल एक्शन तब तक इनिशिएट हो ही नहीं सकता जब तक नोटिस ना आ जाए। तो कहीं न कहीं टैक्स पेयर के लिए प्रोटेक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है। अभी हम आगे जब देखेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो 7 बड़े चेंज आप कह लो या 7 वो रीज़न कह लो जिसकी वजह से टैक्स एक्ट को, जो इनकम टैक्स का एक्ट था, चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट था। वन बाय वन देखेंगे तो पहला तो है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। मतलब अननेसेसरी था, असेसमेंट ईयर अलग था, प्रीवियस ईयर अलग था, फाइनेंशियल ईयर अलग याद करो, कोई मतलब नहीं था। आप समझ लीजिए जो फाइनेंशियल ईयर है वही टैक्स ईयर है। तो उसको मतलब पूरी तरीके से बदल दिया और कन्फ्यूज़न दूर हो गया। दूसरा रीज़न आप कह सकते हो कि सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, अभी हमने डिस्कस करा 800 प्लस सेक्शंस थे जो अभी कम हो के 1536 हो गए हैं। डिजिटल टैक्स को भी स्पेस दिया गया है। आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लोग उससे पैसे अर्न कर रहे हैं। स्पेसिफिक कहीं कुछ नहीं पता है कि कैसे टैक्स लगेगा। कोई कहता है प्रोफ़ेशनल इनकम है, कोई कहता है बिज़नेस की इनकम है, कोई कहता है अदर सोर्स में जाएगा। टैक्स पता नहीं कोई पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है, तो डिजिटल टैक्सेशन भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था जिसको इस एक्ट में एड्रेस किया गया है। टीडीएस को कंसोलिडेट किया गया है, अलग-अलग सेक्शंस को हटा करके 2 सेक्शन में उसको कंसोलिडेट कर दिया गया है। वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए भी अलग से प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन यहाँ पर ईज़ी हो जाए, इसकी वजह से जब एक्ट की लैंग्वेज ईज़ी हो जाएगी, तो जो एक्ट के इंटरप्रिटेशन की वजह से जो केसेस हैं वो क्लोज हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि अब सिंपल ही मीनिंग है। जो मीनिंग पे झगड़ रहे थे, अब वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो जो टैक्स के केसेस हैं, वो भी अपने आप कम हो जाएँगे और ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। क्लाइंट के लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी, लिटिगेशन खत्म हो जाएगा और कोई भी लिटिगेशन से पहले नोटिस आएगा ही आएगा। तो ये वो 7 चेंजेस हैं, जिसकी वजह से यू कैन से कि हाँ भाई, एक्ट आना चाहिए था। अच्छा सर, अब एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जैसे टैक्स ईयर का है। अब ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, प्रीवियस ईयर का मतलब होता था जिसमें आपने पैसा कमाया है और असेसमेंट ईयर का मतलब होता था जिसमें उस इनकम को असेस किया जाएगा, असेसमेंट ईयर। कई बार ये प्रोफेशनल के लिए भी समझने में दिक्कत होती थी। कहीं लॉ में लिखा होता था विदिन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है।
कहीं लिखा होता था विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ऐसा भी होता था। मतलब कहीं लॉ में यूनिफॉर्मिटी की लैंग्वेज थी ही नहीं। कहीं लिखा हुआ है 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और कहीं लिखा होता था प्रीवियस ईयर। अब उसको आप सोचते रहिए, अभी क्या कुछ नहीं है सर, टैक्स ईयर विद इन 6 मंथ फ्रॉम टैक्स ईयर, विद इन 12 मंथ फ्रॉम टैक्स ईयर, कितना इजी हो गया है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अभी हम लोग जब इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे बैच में, तब और अच्छे से आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको भी समझ में आएगा। तो पूरा जो रोड मैप है इनकम टैक्स का, तो देखिए फेब 25 में इसको इंट्रोड्यूस करा, लेकिन फिर क्या हुआ, इस बिल को वापस ले लिया गया। फिर दोबारा अगस्त में ये बिल दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो लोकसभा से 11 अगस्त 2025 को ये पास हो गया। 21 अगस्त को ये प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने भी अपनी एसेंट दे दी। हमें पता है कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा के बाद जब प्रेसिडेंट भी उसको अप्रूवल दे देते हैं तब वो एक्ट बनता है। तो फिर ये एक्ट बन गया और फाइनली 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल भी हो चुका है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि जा चुका है, उसके लिए ओल्ड एक्ट एप्लीकेबल होगा। बट फाइनेंशियल ईयर 26-27 से ये जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इसमें न्यू एक्ट गवर्नेंस होगा। मतलब आप 1 अप्रैल के बाद जो कुछ भी कमा रहे हैं उसके ऊपर अब न्यू एक्ट से ही कंप्यूटेशन होगा, इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो एरा में हम लोग हैं, ये एक न्यू एरा है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। तो जो भी आप टैक्स प्लानिंग करिए, जो भी आप सोचिए, जहां से भी इनकम आ रही है उसके ऊपर जो टैक्स आने वाला है वो न्यू एक्ट के हिसाब से होगा। क्लाइंट का जब कॉल आएगा ना अब से, तो एक ही सवाल पूछेगा, सर क्या करना है। पहले ऐसा होता था, अब क्या करना है। तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने क्लाइंट को आंसर कर पाएंगे। ठीक है सर। अब कैसे हम पढ़ेंगे एक्ट को, कैसे पढ़ना चाहिए एक्ट को। तो देखिए कोई भी एक्ट होता है उसको पढ़ने के लिए कुछ तरीके होते हैं, तो इनकम टैक्स के भी होंगे। तो सबसे पहले देखिए इनकम टैक्स जो है ना वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, वो पार्ट्स फिर चैप्टर्स में डिवाइड है, और चैप्टर्स फिर फर्दर क्लॉज या फिर आप कह सकते हो सेक्शंस में डिवाइड है। तो हमें कैसे पढ़ना होगा, हम पार्ट्स में, जो हमारी बुक भी है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर वो चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, और फिर सेक्शंस वाइज डिवाइडेड है। तो हम इसी ही सीक्वेंस में उसको पढ़ेंगे। फिर अलग से शेड्यूल्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, फिर उसको भी पढ़ेंगे। तो जब हम इन सब चीज़ों को मिला के पढ़ेंगे, तब आप देखोगे कि आपको एक्ट अच्छे से समझ में आया है, और इसी तरह से बेयर एक्ट को पढ़ा जाता है। बट हाँ, आपको बेयर एक्ट की टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज बेयर एक्ट्स को पढ़ के ही हमने अपनी बुक को और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जिससे हम पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो अब ये तो था मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट क्यों आया, किस लिए आया, रीज़न क्या था, क्या क्या चेंज हुआ है। तो अब जब हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे, तब हमारी जो जर्नी है एग्जैक्टली वो स्टार्ट होगी। और अभी हम इस क्लास में भी कुछ सेक्शंस कवर करने वाले हैं। तो अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये सिर्फ ऑप्शनल नॉलेज नहीं है कि चलो पढ़ लेंगे। अगर आप टैक्स प्रैक्टिस को लेकर सीरियस हैं, इस फील्ड में करियर बनाने को लेकर अगर आप एक्चुअल में हैं, सीरियस हैं, तो इस एक्ट को इग्नोर करके आप कुछ नहीं कर सकते। जिसने न्यू एक्ट इनकम टैक्स एक्ट को इग्नोर कर दिया, चाहे वो कितना स्टैब्लिश टैक्स प्रैक्टिशनर क्यों ना हो, कितना ही पुराना सीए क्यों ना हो, अगर आपने नए एक्ट को नहीं समझा, 2-3 साल में आपकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। बिकॉज 1 अप्रैल से जो नोटिस भी आएंगे ना इस टैक्स ईयर के लिए, वो न्यू एक्ट के हिसाब से आएंगे। उसका रिप्लाई तभी आप बना पाओगे जब आपको नया एक्ट आता होगा अच्छे से सर। तो जो पहले समझेगा वही क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस के साथ डील करेगा। जो क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएगा, उस प्रैक्टिशनर को ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस पूरे बैच में अप्रॉक्स हमें 60-70 लेक्चर्स लग जाएंगे। 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 60-70 लेक्चर्स लग जाएंगे। लेक्चर्स आपको अल्टरनेट बेसिस पर मिलते रहेंगे। पहले लेक्चर्स हमें मिलेंगे जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको, फिर कुछ टाइम के बाद ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। बट पहले सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा। प्रीमियम मेंबर्स को हमारी जो हम स्लाइड यूज करते हैं ना क्लास में, वो भी मिलेगी। अलग से जो फर्दर नोट्स होंगे वो भी मिलेंगे। कोई अमेंडमेंट्स आता जाएगा वो भी मिलेगा, और हमारी लाइव सेशंस भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स को मिलते रहेंगे। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपनी बुक का भी। हम लोग जो शुरुआत करेंगे तो सेक्शंस वाइज इसको स्टार्ट करेंगे, पार्ट वाइज। जैसे कि हमारा जो सेक्शंस 1 है, कोई भी एक्ट होता है ना, उसका जो पहला सेक्शन होता है वो होता है उसका बेस सेक्शन, बेसिक सेक्शन।
तो सेक्शन 1 जो पुराना एक्ट था उसमें भी शॉर्ट और टाइटल का ही था, और इसमें जो नया एक्ट है उसमें भी टाइटल का ही है। ये हमें बताता क्या है? तो ये है, ये ओपनिंग सेक्शन है एक्ट का। तो ये हमें देता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, कहाँ-कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा। जैसे ये एक्ट हमें बताता है, सेक्शन 1 बताता है कि दिस एक्ट कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो जो पहला सेक्शन है ये एक्ट को उसका नाम देता है और वो कब से एप्लीकेबल है वो बताता है। तो इसने इसने हमें बताया कि होल ऑफ इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाई है कहीं बाद में तो वहां बाद में एप्लीकेबल होगा, बट हो बाकी होल इंडिया में ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 1 हमें क्या बताता है कि एक्ट का नाम क्या है और वो एक्ट एप्लीकेबल कब से होगा। ये हमें बताता है सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट का। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बहुत डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे बिकॉज सेक्शन 2 है डेफिनेशन का। अब डेफिनेशन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे एक्ट पढ़ेंगे तो अलग अलग हमें वहाँ पर वर्ड्स की वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंट, ऑफिसर, ठीक है, टैक्सियर, उसी तरह एसएससी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन की बात करूँ तो एमलगमेशन, एसएससी, असेसमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीबीडीटी, कैपिटल एसेट, चाइल्ड कंपनी, मतलब हर वो वर्ड जो पूरे एक्ट में यूज होने वाला है उसकी डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है सर? सेक्शन 2 में दी गई है। तो सेक्शन 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। आज थी क्लास 1, इसमें हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि पूरा एक्ट आया क्यों और नए एक्ट में क्या क्या है, बैच कैसे स्टार्ट होगा। पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। फिर क्लास नंबर 2 जो हमारी सेकंड क्लास होगी उसमें अब हम एग्जैक्ट में सेक्शन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और वहां से हमारी एक्चुअल जर्नी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर इसी तरीके के मजेदार वीडियोस आते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।